ऑलराइट बच्चों, चलो सभी लोग इधर ध्यान दो, यहां से एवरीवन। नोट्स मिल जाएंगे शाम तक, मतलब शाम के सेशन में यू विल हैव नोट्स। ओ क्या बात है, दे दो। अच्छा, कुछ बच्चों ने पहले ले लिया, बहुत ही होशियार बच्चे हैं। चलो इधर ध्यान दो सभी लोग, नोट्स मिलते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। बच्चों ये देखो, जो सैलरीज जो हेड है, ठीक है, इसमें दो चीजें मेजरली आपको सीखनी है। एक है अलाउंसेस का कैलकुलेशन, और दूसरा है परक्विजिट का कैलकुलेशन। ठीक है, हाँ मिसलेनियस तो है, मेजरली अलाउंसेस और परक्विजिट। ठीक है, ये दो चीजें अगर आपको आ गई तो मोस्ट ऑफ दी सैलरीज का पार्ट वहीं खत्म हो जाए। ठीक है, लेट्स फर्स्ट डिस्कस अलाउंसेस का एग्जैक्टली क्या करोगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में अलाउंस के बारे में कुछ एडजस्टमेंट आता है, तो आपको सबसे फर्स्ट क्या करना है बताएं, ये चार्ट में आना है। दिस इज द ओनली चार्ट दैट यू नीड टू यूज जब हम लोग अलाउंसेस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अलाउंसेस का जो चार्ट है, इससे हम लोगों को क्लियर समझ रहा है कि अलाउंसेस तीन टाइप्स के हैं। एक है फुल्ली टैक्सेबल, है ना, इस लिस्ट में जो भी अलाउंस आता है वो पूरी तरीके से टैक्सेबल है, मतलब डायरेक्टली ऐड करो, डायरेक्टली ऐड करना है, उसमें से कुछ माइनस नहीं करना है। सेकंड लिखा है पार्टली टैक्सेबल। पार्टली टैक्सेबल में क्या होगा, कल मैंने आपको बताया था, पार्टली टैक्सेबल में आपको इनर कॉलम में बताना होगा, पहले ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद जो भी एग्जम्पशन है वो माइनस कर दो, एंड देन जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो आपका फाइनल टैक्सेबल अमाउंट आएगा, वो आउटर कॉलम में जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट लिखा है फुल्ली एग्जाम। राइट नाउ हमें ज्यादा फोकस करना है ये चीज पे, पार्टली टैक्सेबल पे। एज अ जनरल रूल सारे के सारे अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल के कैटेगरी में आएंगे, ये कैटेगरी को बैठ के लर्न नहीं करना है। ठीक है, स्टिल मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसका लिस्ट पढ़ के बता देता हूं इसमें क्या क्या रहा है। फुल्ली टैक्सेबल में देख लो, सबसे फर्स्ट क्या लिखा है, एंटरटेनमेंट अलाउंस। क्या हो सकता है, अलाउंस इन जनरल क्या होता है, पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंस कुड बी फॉर एनी रैंडम रीजन, फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पजेस। एम्प्लॉय को अलग से पैसा मिल रहा है, मूवीज देखना है या फिर कहीं घूमना है, ये सारे एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए उसको पैसा मिल रहा है अलग से, सैलरी के ऊपर, बेसिक सैलरी के ऊपर अलग से उसको एम्प्लॉयर कैश दे रहा है। ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। नेक्स्ट लिखा है डियरनेस अलाउंस। क्या होता है, हाँ, डियरनेस अलाउंस में क्या होता है, अगर एम्प्लॉय बोल रहा है कि सर आपने मेरा इतने साल से पगार नहीं बढ़ाया, तो वो बोल सकता है कि सर महंगाई बहुत बढ़ गई है, और महंगाई के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप प्लीज मेरा सैलरी बढ़ाओ। बेसिक सैलरी उतना ही रखा, बट इसको अलग से डियरनेस अलाउंस दे दिया। डियरनेस अलाउंस का रीजन ये होता है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन अगर हो गया तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए उसका सैलरी टू दैट एक्सटेंट डियरनेस अलाउंस के थ्रू कंपेंसेट किया जाता है। ठीक है, फिर लिखा है ओवर टाइम अलाउंस, मतलब जो ऑफिस के आवर्स है उसके ऊपर अगर वो काम करता है तो उसको ओवर टाइम अलाउंस मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। ऑब्वियसली फॉर मेडिकल पर्पजेस उसको अलग से अलाउंस मिल रहा है, और ये भी क्या है, फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखा है सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। एनी गेसेस क्या हो सकता है, एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफर हुआ तो अलाउंस क्यों मिल रहा है उसको। बच्चों डू यू ऑल अग्री टू दिस स्टेटमेंट जो अभी मैं आपको क्या लगता है ये चीज के बारे में आप बताना। नांदेड़ में जो पर्सन रह रहा है उसका जो सैलरी है, एग्जैक्ट सेम सैलरी से उसके खर्चे मुंबई जैसे शहर में उसके निकलेंगे क्या, मुंबई या से बैंगलोर और से पुणे, नहीं यार। मेट्रो सिटीज में थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है, चीजें ज्यादा महंगी होती है, रेंट का कॉस्ट बढ़ जाता है, घूमने के खर्चे बढ़ जाते हैं, राइट, ट्रैवलिंग का खर्चा होता है। तो नांदेड़ जैसे सिटी में रहना, एक हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, दिस माय ओपिनियन, नांदेड़ इज अ वेरी गुड सिटी टू लिव इन, मतलब खर्चों के हिसाब से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है,
ऑफ कोर्स आपको दूसरी चीजें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मेट्रो सिटीज के जो अलग बेनिफिट्स वो आपको नहीं मिलेंगे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ खर्चे उतने नहीं है यार, ठीक है। तो यही खर्चे जो है, अगर सेम सैलरी उसको एम्प्लॉयर बोल रहा है सेम सैलरी दूंगा, सिटी चेंज हो गया तो नहीं चलेगा ना यार, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा, सिटी चेंज हो गया, महंगा सिटी है, तो मेरे को वो कंपेंसेट करो, दैट इज कॉल्ड एज सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, ठीक है। बहुत बार हो सकता है कि एम्प्लॉयर का बिजनेस इंडिया में हर जगह है, उस चक्कर में एम्प्लॉय को जॉब चेंज करना पड़ रहा है, बेसिकली सेम एम्प्लॉयर है बट जगह चेंज हो गई है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस दिया जा रहा है, ठीक है। फिर लिखा है इंटरिम अलाउंस, नाउ लाइक इंटरिम डिविडेंड, दिस अलाउंस कुड बी गिवन इन द मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उसका परफॉर्मेंस देखे बहुत अच्छा काम करे तो बीच में इंटरिम अलाउंस जो है उसको डिक्लेयर किया जा सकता है, अगेन टैक्सेबल। अब नाम कुछ भी रखो अलाउंस का, एज अ जनरल रूल अलाउंस इज फुली टैक्सेबल, जनरल रूल अगेन, ठीक है। अच्छा, फिर लिखा है सर्वेंट अलाउंस, व्हाट कुड बी सर्वेंट अलाउंस, नौकर लोगों को जो पगार देना है घर पे, उसको वो अलाउंस मांग रहा है अपने एम्प्लॉयर से, सर्वेंट अलाउंस, ठीक है। फिर लिखा है प्रोजेक्ट अलाउंस, अगेन कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट उसको असाइन किया हुआ है और वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसको अलग से अलाउंस मिल रहा है, प्रोजेक्ट अलाउंस। कुछ भी अलग रैंडम रीजंस हो सकते हैं, टिफिन या लंच या डिनर अलाउंस, ऑब्वियसली तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, खाने के लिए अलग से पैसा मांग रहे हो, ठीक है। एनी अदर कैश अलाउंस, कोई भी और अलग नाम से अगर आप कैश अलाउंस लेते हो, जनरल रूल अलाउंसेस आर फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। अच्छा, फिर लिखा है वार्डन अलाउंस, व्हाट इज वार्डन अलाउंस, वार्डन कौन होता है, जो हॉस्टल का जो वार्डन होता है, ठीक है, उसको अलग से बेसिकली वार्डन के सर्विसेज देने के लिए पैसा मिल रहा है, या फिर हो सकता है कि लाइब्रेरियन जो है, जो लाइब्रेरी को संभाल रहे हैं ना, वो लोगों को भी कभी कभी अलाउंस मिल सकता है फॉर दीज सर्विसेज, वार्डन अलाउंस, नाम कुछ भी रखा है ना, बट कुछ भी नाम रहने दो, अगेन आई एम रिपीटिंग जनरल रूल, कुछ भी ऐसा अननोन अलाउंस दिख रहा है क्वेश्चन में जो आपने पहले कभी सुना भी नहीं है, आप उसको फुल्ली टैक्सेबल के कैटेगरी में पुट करके उसको सीधा टैक्स लगाना है, उसमें कुछ एग्जेम्पशन माइनस नहीं करना है, ठीक है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस क्या हो सकता है, बहुत बार क्या होता है एम्प्लॉई को पैसे दिए जाते हैं और उसको बोला जाता है कि भाई कुछ साल तक तो हमारे पास काम करेगा और अलग से खुद का सेपरेट प्रैक्टिस चालू नहीं करेगा, ठीक है। हम लोगों ने ये सीखा था, अगर आपको याद है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, हाँ सेक्शन 27, ठीक है, मतलब जनरल रूल अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड, उसके एक्सेप्शन है, आप रोक सकते हो एम्प्लॉइज को कुछ सेलेक्टेड साल तक काम करने से, तो अगेन वही है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। फिर लिखा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस, ठीक है, आगे डिस्कशन होगा इसका, बट ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस जनरल रूल टैक्सेबल होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का जो अलग से पैसा मिल रहा है वो टैक्सेबल होता है, बट यहां कुछ और ऐड किया बच्चों, इफ यू कैन रीड इट, ठीक है, देख लो क्या बोल रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बाद में ये बोल रहा है टू एम्प्लॉइज अदर देन ब्लाइंड, दिस इज ब्लाइंड बच्चों, वो आपके नोट्स में देख लो कैसे प्रिंट हुआ है, ब्लाइंड, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, डेफ एंड डम, लिसन टू माई वर्ड्स केयरफुली, ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्वेश्चन में दिया, उसको फुल्ली टैक्सेबल करना है, ठीक है, कुछ भी माइनस नहीं करना है, बट अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऐसे एम्प्लॉय को मिल रहा है जो या तो ब्लाइंड है या तो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, ब्लाइंड का डेफिनेशन दिया है आगे, ठीक है, बट ऑफ कोर्स ब्लाइंड मतलब जिसको दिखता नहीं है, व्हाट इज ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, हाँ ऑर्थो इज रिलेटेड टू बोन्स, ठीक है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप मतलब जिसके हाथ पैर बराबर से काम नहीं कर रहे, ठीक है। एंड लास्ट लिखा है डेफ एंड डम, गूंगा बहरा, तो ये कैटेगरी को इन्होंने अलग से बेनिफिट दिया है टू से, अगर ये एम्प्लॉई का डेफिनेशन वहां पे ऊपर लिखा है, एम्प्लॉई को डिस्क्राइब किया गया है, एम्प्लॉइज आइदर ब्लाइंड, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, डेफ एंड डम, तो उसको एग्जाम्पशन मिलता है, कितना वो डिस्कशन बाकी है, क्या बोला मैंने, इनको थोड़ा सा एग्जाम्पशन दिया है ऐसे एम्प्लॉइज को, है ना, बट अदरवाइज देन दैट अगर कुछ लिखा नहीं है तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस आप फुल्ली टैक्सेबल करोगे, इज इट क्लियर, फिर से बता रहा हूं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्वेश्चन में आ गया, कुछ भी लिखा नहीं है एम्प्लॉय के डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो क्या करोगे, फुल्ली टैक्सेबल, बट अगर ये एम्प्लॉइज है जिनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है तो थोड़ा एग्जाम्पशन मिलता है, बेटा सेकंड बेंच ध्यान दे, जोन आउट हो गया तू, मतलब कहीं और ध्यान है पूरा, ठीक है। अच्छा समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं, फुल्ली टैक्सेबल, लिस्ट लर्न नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, ये तो जनरल रूल है यार, लिस्ट लर्न मत करो, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए मैंने हर एक अलाउंस का मीनिंग बता दिया सिर्फ, ठीक है, डू नॉट सिट एंड ट्राई टू मेमोराइज द लिस्ट, बिकॉज वो लिस्ट लर्न भी नहीं होता है, और बिन काम का एनर्जी वेस्ट मत करो, ऑलरेडी बहुत लर्न करना है सैलरीज में, क्या लर्न करना है मैं बताऊंगा आपको,
ठीक है। अच्छा, सेकंड कैटेगरी में आ जाओ, पार्टली टैक्सेबल। मेजरली अपना पूरा फोकस ये पार्टली टैक्सेबल वाले कैटेगरी को समझने में रहेगा। और मैं वापस बोल रहा हूं, कल भी बताया था, सैलरीज में आपको हर एक चार्ट जब का तब जिस दिन पढ़ाया उसी दिन लर्न करना है बैठ के। अगर आप इसको पोस्टपोन करोगे तो फिर आई कैन नॉट हेल्प इट यार। जो है वो है, टैक्स ऐसा ही है, आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज वन सब्जेक्ट जो आपको हर साल पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं फर्स्ट टाइम, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। ठीक है, इमेजिन दिस, आफ्टर बीइंग अ सीए आपको किसी सिखाने वाला नहीं होगा, ये आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा और करना जरूरी है। व्हाई? एवरी असेसमेंट इन टैक्स इज गोइंग टू चेंज, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, है ना। आपको आदत होना चाहिए टैक्सेशन के लॉस को पढ़ के इंटरप्रेट करने की। ठीक है, वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये तो मैं फर्स्ट टाइम आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट का नेचर ही वैसा है, हर सब्जेक्ट अलग होता है। यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, हर एक चार्ट आपको जब का तब लर्न करना है, तो आपको कॉन्फिडेंस लगेगा, हाँ यार ये सैलरीज चैप्टर में कुछ है नहीं, चार्ट जैसे मैंने लर्न कर लिए, मेरे को हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा। ठीक है, सच में भी कुछ दम नहीं है। चलो अब देख लो बच्चों, पार्टली टैक्सेबल में सबसे फर्स्ट जो कैटेगरी लिखा है उसका नाम है हाउस रेंट अलाउंस। नाउ व्हाट कुड बी हाउस रेंट अलाउंस? इसके पहले मैंने बताया था आपको क्या हो सकता है हाउस रेंट अलाउंस। घर का किराया सबसे बड़ा खर्चा हो सकता है। अगर एम्प्लॉय किराए के घर में रह रहा है और उसका किराया बहुत ज्यादा जा रहा है, तो एम्प्लॉयर को वो रिक्वेस्ट करके अलग से उसके किराए का अलाउंस मांग रहा है। दिस इज कॉल्ड एज हाउस रेंट अलाउंस। ऑब्वियसली पैसा मिला बेसिक सैलरी के ऊपर अलग से अलाउंस बोल के, और वो अलाउंस का रीजन क्या है? घर का किराया जो है वो उससे निकालने की कोशिश की जा रही है, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो क्या करना चाहिए? फॉर्मेट बता दो बस। हाउस रेंट अलाउंस कौन सा कैटेगरी में आ रहा है? पार्टली टैक्सेबल। पार्टली टैक्सेबल का मतलब क्या है? मतलब पूरा, हाफ मत बोलो, हाफ इज अ वेरी रॉन्ग। मतलब पहले ऐड करोगे इनर कॉलम में, फिर कुछ माइनस करना पड़ेगा, फिर कुछ माइनस करना पड़ेगा। वो कितना माइनस करना है वो सीखेंगे हम लोग ऑब्वियसली। ठीक है, पार्टली टैक्सेबल। ओके बच्चों, अब देख लो यहां पे लिखा है ब्रैकेट में, रेफर चार्ट 1A। ये चार्ट 1 का और अलग से यहाँ पे चार्ट 1 है, बेसिकली इसको एक्सटेंड किया मैंने। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस के ब्रैकेट में एक सेक्शन लिखा है, क्या लिखा है पढ़ो? 10(13)A। कोई बता सकता है सेक्शन 10 के बारे में थोड़ा? सेक्शन 10 जिधर भी आएगा ना वो एग्जम्पशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के टाइम पे बताया था एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, 10(1) में एग्जाम्प्ट होता है। उसके बाद में 10(7) में मैंने आपको बताया था कि वो सैलरी जो फॉरेन एम्बेसडर कमा रहा है ना, श्रीलंका वाला, उसको भी 10(7) में एग्जामिशन होता है, 9(1)(3) में। ठीक है, अच्छा छोड़ो बच्चों, सेक्शन 10 एज ए जनरल रूल किसकी बात करता है? एग्जामिशन की बात करता है। ओके, लिसन टू माय वर्ड्स केयरफुली नाउ। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा शुरुआत में, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूं बच्चों। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस अगर मिला तो टैक्सेबिलिटी कैसे होता है? सबसे फर्स्ट क्या करोगे पता है आपको? हाउस रेंट अलाउंस जो भी आपको रिसीव हुआ है ये आप इनर कॉलम में ऐड कर दो, जितना भी मिला है। फिर लेस करना पड़ेगा हमें एग्जम्पशन। क्या माइनस करना है? हम लोग एग्जम्पशन माइनस क्यों करें? बिकॉज दिस इज एन अलाउंस विच इज पार्टली टैक्सेबल। क्या होता है? पार्टली टैक्सेबल मतलब जितना मिला वो हमने इनर कॉलम में लिखा, अब हम लोग माइनस करें एग्जम्पशन। एग्जम्पशन का सेक्शन है 10(13)A। तो इस सेक्शन में आपको एग्जम्पशन मिलेगा। अब एग्जम्पशन कितना मिलता है? आंसर इज एग्जम्पशन इज लीस्ट ऑफ 3 थिंग्स। लीस्ट ऑफ 3 थिंग्स, आपको 3 चीजें निकालना है। वो 3 में से जो सबसे छोटा नंबर है वो आपको एग्जम्पशन लॉ अलाउ कर रहा है। ठीक है, अच्छा सुनना, कौन से 3 चीजों का लिस्ट है? नंबर 1, जितना आपको एचआरए मिला उतना आपको एग्जम्पशन भी मिल सकता है। जितना एचआरए आपको रिसीव हुआ है उतना एग्जम्पशन मिल सकता है, नंबर 1। ठीक है, नंबर टू, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। एंड नंबर 3, 40% ऑफ सैलरी। देख लो, कुछ भी मत लिखो, सिर्फ सुनो, डू नॉट राइट एनीथिंग, क्योंकि बहुत कुछ लिखना है यार। ठीक है, आप हर एक चीज लिख नहीं पाओगे। देख लो वापस क्या बताया मैंने, 3 चीजें निकालो। ये जो रेड में लिखा है मैंने, ये 3 चीजें निकालो
तीनों में से जो सबसे छोटा नंबर है उतना आपको लॉ एग्जम्पशन दे रहा है, और ये एग्जम्पशन कौन से सेक्शन के अंडर मिल रहा है? 10 13A। रिपीटिंग माई वर्ड्स अगेन, HRA हाउस रेंट अलाउंस। सबसे पहले क्या पूछोगे? कोई भी अलाउंस क्वेश्चन में आ गया क्या पूछोगे? चार्ट में आ जाओ अलाउंसेस का, ठीक है, और खुद को पूछो ये फुल्ली टैक्सेबल में आता है या पार्टली टैक्सेबल में आता है या फुल्ली एग्जेम्प्ट में आता है? HRA हाउस रेंट अलाउंस किस में आता है? पार्टली टैक्सेबल, ठीक है। तो क्या करोगे? पहले ऐड करो इनर कॉलम में, फिर लेस करो एग्जम्पशन। एग्जम्पशन तीन चीजों का लिस्ट है, तीन चीजें निकालनी पड़ेगी, जो सबसे छोटा नंबर है उतना आपको एग्जम्पशन मिलेगा। कौन सी तीन चीजें निकालनी है? जितना आपको हाउस रेंट अलाउंस एम्प्लॉयर ने दिया है उतना, नंबर वन। नंबर टू लिखा है जो आप रेंट पे कर रहे हो, ऑब्वियसली आप रेंट पे करोगे क्या बच्चों? हाउस रेंट अलाउंस क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप किराए के घर में हो और वो बहुत किराया जा रहा है, तो आप एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस ले रहे हो। तो जितना आपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया, वो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, माइनस 10% ऑफ सैलरी। प्लीज डू नॉट आस्क मी सॉरी 10% ही माइनस क्यों किया, देयर इज नो आंसर टू इट, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, ओके, एंड मेनी टाइम्स वी कैन नॉट आर्ग्यू और क्वेश्चन कि भाई 10% ही क्यों है, 15 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं है। ये फॉर्मेट है वैसा उसका, ठीक है। कितना माइनस करना है? 10% ऑफ सैलरी, एंड लास्ट क्या बोल रहा है? 40% ऑफ सैलरी, ठीक है। तीन ही चीज है, ओके। अच्छा अब ये देख लो, अगर सपोज इमेजिन करो अपना जो एम्प्लॉई है वो रेंट पे कर रहा है एक ऐसी सिटी में जो मेट्रो सिटी है। कौन सा सिटी? मेट्रो सिटी। बच्चों गिन के टैक्सेशन पर्पस के लिए चार है, गिन के चार। एंड हाउ टू रिमेंबर दोज 4 मेट्रो सिटीज? इन्होंने इंडिया का हर एक कोना पिक किया है। नॉर्थ से दिल्ली लिया, ठीक है, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई, ये 4 सिटीज लिए, ओके। अगर ये 4 सिटीज में एम्प्लॉय रहता है, क्या लगता है आपको ये 4 सिटीज में बच्चों महंगाई ज्यादा है क्या? बहुत ज्यादा है। तो वहां पे एग्जाम्पशन भी थोड़ा ज्यादा दे दिया। एग्जाम्पशन ज्यादा दे दिया मतलब क्या? ये जो 40% ऑफ सैलरी है ना, इसका 50% करना है अगर मेट्रो सिटीज में है तो। 50% कब लेना है? कब लेना है? 4 सिटीज है तो कौन कौन से 4 सिटीज? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। तो अगर ये 4 सिटीज क्वेश्चन में दिए कि एम्प्लॉय 4 सिटीज में से कहीं रेंट पे करता है, तो वहां पे 50% आपको अपने आप लेना पड़ेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देख लो। हाउस रेंट अलाउंस पहले क्या करोगे? ऐड, फिर एग्जाम्पशन निकालना है। एग्जाम्पशन कौन से सेक्शन में निकलेगा? देख लो कैसे लिखा है, 10 13A। इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ये बहुत रिपीट होता है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। 10 13A, 10 13A में जो एग्जाम्पशन है वो तीन चीजों का लिस्ट है। कौन सी तीन चीजों का लिस्ट? हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, second is rent paid minus 10% of salary, and third is 40% of salary, ठीक है। 40 का 50 हो जाएगा कब? 4 सिटीज में। इजी अभी अभी तक इजी है। रुक जाओ, ठहरो। ये बताओ हाउस रेंट अलाउंस कितना मिला, ये तो क्वेश्चन में होगा, इसमें कुछ दिमाग लगाना ही है। रेंट पेड वो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा, इसमें कैलकुलेशन का कुछ पार्ट ही नहीं है। ये सैलरी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्यों? सैलरी 10% सैलरी, हाउ डू यू कैलकुलेट सैलरी? सैलरी मतलब कौन सा? सैलरी का मीनिंग क्या है खुद से इंटरप्रेट मत करो। यहां सैलरी लिखा है ना, तो सैलरी में क्या क्या लेना है ये अलग से इन्होंने डिफाइन किया है, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो अच्छे से, एकदम केयरफुली। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो ये पॉइंट आपका गलत होगा, ठीक है। तो सैलरी जो लिखा है यहां पे, सैलरी में तीन चीजें आती है। जब हम लोग हाउस रेंट अलाउंस का एग्जाम्पशन निकाल रहे हैं, उसके लिए जो सैलरी का डेफिनेशन है उसमें तीन चीजें आती है, उसमें तीन ही चीजें लेना है, ठीक है। फिर इसे डिफाइन करो, देख लो मेरे वर्ड्स को अगर आपने ध्यान से नहीं सुना, दिस विल क्रिएट कंफ्यूजन। बच्चों ये जो सैलरी लिखा है ना, ठीक है, ये सैलरी में क्या क्या आता है देख लो। ये सैलरी में तीन चीजें आती है। फर्स्ट इज बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। इसमें ऐड करो, अगर क्वेश्चन में दिया है तो ही ऐड करना है, डियरनेस अलाउंस। क्या ऐड करोगे? डियरनेस अलाउंस। ब्रैकेट में एक चीज लिख रहा हूं, इफ इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ retirement benefits,
बहुत पेशेंटली सुनो बच्चों, ठीक है, प्लस कमीशन, प्लस कमीशन इफ इट इज फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। जब हम लोग एचआरए का एग्जामिनेशन निकाल रहे हैं तो वहां पे जो सैलरी वर्ड है उसमें क्या क्या आता है, उसमें ये तीन चीजें आती है। एक आता है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी तो बहुत इजी, इसमें मेरे को लगता नहीं मेरे को कुछ एक्सप्लेन करना है। बेसिक सैलरी क्या होता है, क्वेश्चन में देते हैं फिक्स्ड अमाउंट होता है बेसिक सैलरी, ठीक है। अच्छा, डियरनेस अलाउंस अभी एक्सप्लेन किया, महंगाई के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डियरनेस अलाउंस अगर दिया है तो वो ऐड कर दो सैलरी के लिए कैलकुलेशन में, है ना। बट ये डियरनेस अलाउंस आपको कब ऐड करना है पता है, ब्रैकेट में जो लिखा है, दिस माइट कंफ्यूज यू, बता रहा हूं इसका मीनिंग। इफ इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। बच्चों कल मैंने आपको थोड़ा बताया था, बहुत बार एम्प्लॉई को रिटायरमेंट के बाद में कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। व्हाट आर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेंशन, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, ये सारा पैसा आपको कब मिलता है, रिटायरमेंट के बाद मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का कैसे अग्रीमेंट बना है, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के अग्रीमेंट में डियरनेस अलाउंस ऐड करना है वो सैलरी के कैलकुलेशन में, कब, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, तो हम लोग यहां पे भी ऐड करेंगे। आपको एक चीज बताओ, क्या ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन में यू विल बी क्लियरली प्रोवाइडेड कि वो डियरनेस अलाउंस रिटायरमेंट बेनिफिट्स का हिस्सा है या नहीं है। अगर है तो ऐड करो, नहीं है तो ऐड नहीं करने का, ठीक है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होता है ऑलरेडी मैंने बताया, और आगे हमारा डिस्कशन होने वाला है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में क्या क्या आता है, पीएफ आएगा, ग्रेचुइटी आएगा, पेंशन आएगा, ये सारी चीजों के कैलकुलेशन में डियरनेस अलाउंस इंक्लूड किया है उसने। अगर टर्म्स वैसे है तो यहाँ पे भी आपको ऐड करना है, नहीं किया है तो नहीं करना है, ठीक है। और लास्ट बच्चों, कमीशन एम्प्लॉय को क्यों मिलेगा यार। हो सकता है कि एम्प्लॉय सेल्स में, सेल्स टीम में, और एम्प्लॉय कुछ सेलिंग में हेल्प कर रहा है ना। तो बहुत बार एम्प्लॉइज को सेल्स अचीव करने पे, सेल्स टारगेट अचीव करने पे अलग से कमीशन मिलता है। कमीशन दो तरीके से दिया जा सकता है, एक लमसम और एक परसेंटेज ऑफ सेल, ठीक है। कमीशन हम लोग ऐड कब करेंगे, देख लो अच्छे से, ये क्या बोल रहा है, कमीशन ओनली इफ इट इज फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। अगर उसको परसेंटेज बेसिस ऑफ सेल पे कमीशन दिया जा रहा है, लमसम पे दिया तो ऐड नहीं करना है, कमीशन परसेंटेज बेसिस पे तो ही ऐड करना है, समझा। ये देख लो, बिकॉज आप लोग ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आपको डेफिनेटली लगेगा सर एक छोटा सा अलाउंस समझाने के लिए आपने इतनी बातें समझा दी, है ना। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आगे बहुत सारे जगह अलाउंसेस में सैलरी का डेफिनेशन ऐसे ही लिखा है, तो आपको बार बार रिपीट रिपीट लर्न नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम एफर्ट लगेगा, बट ये चीज आगे आपको हेल्प करेगी, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, देख लो, स्टार्टिंग टू एंडिंग तक, मैं स्टार्ट से एंड तक मैंने क्या क्या बताया आपको। हाउस रेंट अलाउंस आ गया क्वेश्चन में, क्या करोगे, पहले पूछो अलाउंस कौन सा वाला है, ये पार्टली टैक्सेबल है, ये फुल्ली टैक्सेबल है, ये फुल्ली एग्जाम्ड है, पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जाम्ड है ना, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले ऐड कर दो, ऐड कर दिया, जितना मिला उतना ऐड कर दिया इनर कॉलम में। फिर लेस करो एग्जाम्पशन। अब यहाँ जो एग्जाम्पशन मिलता है कौन से सेक्शन में मिल रहा है, 10 13 है, ठीक है, ए कैपिटल है, 13 है ब्रैकेट में। अच्छा, ये जो 10 13 ए का जो एग्जाम्पशन है, तीन चीजों का लिस्ट है, कौन सी तीन चीजें, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड नंबर 1, नंबर 2 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। एंड लास्ट का लिखा है 40 और 50% ऑफ सैलरी एज द केस में भी। 50% कब लोगे, 4 सिटीज है तो, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ठीक है। सैलरी का मीनिंग यहाँ क्या है, सैलरी हियर इज इक्वल टू बेसिक सैलरी plus dearness allowance if it is forming part of salary for the purpose of retirement benefits plus commission if it is fixed percentage of turnover. Is it clear? ठीक है, राइट आपको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो करना है, समझा, ठीक है, राइट बच्चों। अब इसमें एक दो चीजें और है, बता देता हूं आपके नॉलेज के लिए। हाउस रेंट अलाउंस का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा अगर एम्प्लॉई जो है वो किराए के घर में नहीं रह रहा है। मैं बताता हूं, सुनो, बहुत बार क्या होता है, एक क्वेश्चन में लिखा भी है, बट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। सुनो बच्चों, इमेजिन दिस, असेसी इज लिविंग विद हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के घर में रह रहा है, और असेसी क्या बोल रहे हैं एम्प्लॉयर को कि सर बहुत किराया भरना पड़ रहा है, झूठ बोल रहे हैं, बहुत किराया भरना पड़ रहा है सर, और मेरा तो खुद का घर भी नहीं है। ऑब्वियसली यार वो उसके पेरेंट्स के घर में रह रहा है ना। अगर वो असेसी खुद के पेरेंट्स के घर में रह रहा है एंड ही इज नॉट पेइंग एनी रेंट फॉर ऑब्वियस रीजंस, खुद के पेरेंट्स के घर में रह रहा है, ठीक है,
तो और वो बदमाशी करके क्या कर रहा है, हाउस रेंट अलाउंस उठा रहा है, तो उसको एग्जाम्पशन कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो तीन चीजों का लीस्ट एग्जाम्पशन, रेंट पेड इज जीरो ना यार, बिकॉज रेंट पेड इज जीरो, तीनों का लीस्ट जीरो हो जाएगा। एग्जाम्पशन इज लीस्ट ऑफ दीज थ्री ना, तो ये रेंट पेड सेकंड वाला जीरो हो गया। अगर यही जीरो हो गया तो अपने आप आपका एचआरए का एग्जाम्पशन भी जीरो हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो असेसी अगर ऐसा कुछ कर रहा है बदमाशी, तो ज्यादा कैलकुलेशन करना ही नहीं है, क्योंकि उसका प्राइम कंडीशन है कि आप रेंटेड घर में हो, तभी आप एग्जाम्पशन मांग रहे हो, तभी इन दी फर्स्ट प्लेस आपको एचआरए भी मिलना चाहिए। मिल गया उसको, टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है? बोलो। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब आप लोग एक काम कर सकते हो, बिकॉज मैंने आपको अच्छा खासा बता दिया अबाउट हाउस रेंट अलाउंस, तो आप लोग आओ इलस्ट्रेशन 1 में। हाँ, क्या नहीं मिले? सिर्फ ये ला के दिया? बाप रे, मैं खुश हो गया यार, मिल गए नोट्स। चलो ठीक है, सो हियर इज इलस्ट्रेशन 1। ठीक है बच्चों, मैं आपके लिए क्वेश्चन पहले पढ़ रहा हूं, और आप थोड़ा सा रफ में ट्राई अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। ओके, क्या हो रहा है देख लो यहाँ पे। मिस्टर राजकुमार हैज दी फॉलोइंग रिसीट्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, उसको उसके एम्प्लॉयर से क्या क्या मिल रहा है। सबसे फर्स्ट बेसिक पे मिला, ठीक है, फिर मिला डियरनेस अलाउंस, ओके, 4-6 हजार हर महीने का। कमीशन भी मिल रहा है 50,000 हर साल का, ठीक है। मोटर कार फॉर पर्सनल यूज, एक्सपेंडिचर मेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर खर्चा उठा रहा है, ये मोटर कार खुद के पर्सनल काम के लिए यूज कर रहा है, ठीक है। कितना है? 1500। ओके, फिर लिखा है हाउस रेंट अलाउंस 15,000 हर महीने का। ऑल राइट, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एचआरए एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राजकुमार, अज्यूमिंग दैट ही पेड अ रेंट ऑफ 16,000 पर मंथ, और अकोमोडेशन का है कानपुर में रहता है, तो कानपुर में रहता है मतलब आपको 40% लेना है या 50% लेना है? 40% लेना पड़ेगा। आगे लिखा है डियरनेस अलाउंस जो है डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, क्लियरली बोल रहा है। बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, आपको एचआरए का एग्जम्पशन कितना वो निकालना है, एग्जम्पशन, दैट्स इट। करो ट्राई खुद से। हाँ तो आप देखो क्या करना है, अप टू यू। आराम से ट्राई करो, गड़बड़ नहीं है। हाँ सिर्फ एग्जाम्पशन बोलना है। कितना आ रहा है? 11,000? 11,400 एग्जाम्पशन का अमाउंट है? एक महीने का क्यों बोल रहे हो? पूरे साल का बोलना है, एक महीने का क्यों निकाला? 1,36,800, यस। पहले ये बता सकते हो क्या, सबसे पहले क्या करना है पता है? सैलरी निकालो। एचआरए के एग्जाम्पशन के लिए सैलरी में क्या क्या आप ले रहे हो बताओ। बेसिक आएगा क्या? ओके, डियरनेस अलाउंस आएगा, ओके, और कमीशन, कमीशन पर एनम लिखा है यार, मतलब इट इज गिवन ऑन लमसम बेसिस, वो परसेंटेज ऑफ टर्नओवर नहीं है, ठीक है। तो ये कमीशन को आपको ऐड नहीं करना है। ये दो चीजें कितना हो रहा है? 46,000 इंटू 12, 46,000 इंटू 12, 5,52,000, ठीक है। अब बताओ एचआरए का एग्जामिनेशन, इट इज लिस्ट ऑफ 3। बोलो सबसे फर्स्ट चीज कौन सी है? हाउस रेंट अलाउंस कितना मिला? 15,000 इंटू 12, 1,80,000, ठीक है। उसके बाद सेकंड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, व्हाट इज द रेंट पेड? 16,000 इंटू 12, 1,92,000 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी इतना है, इसका 10%, 55,200, कितना हो गया? 1,36,800। एंड व्हाट इज थर्ड? 40% ऑफ सैलरी, व्हाट इज सैलरी? 5,52,000, इसका 40%, 2 लाख
20,800। तो इसमें से तीनों में से लीस्ट कौन सा आ रहा है? 1,36,800, वो आपको एग्जाम्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 1013A। इज इट इजी? अच्छा, अब बच्चों यहां पे बाकी डिटेल्स जो दिए इसका क्या करोगे? ये मोटर कार का ये सब इसका क्या करना है? अब मेरी बात सुनो अच्छे से। अगर क्वेश्चन में आपको पूछा है फाइनल इनकम फ्रॉम सैलरीज निकालो, तो इनकम फ्रॉम सैलरीज जब पूछते हैं ना, तो हम लोग को ये सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी। अभी वो पूछा नहीं है, अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? सिर्फ हाउस रेंट अलाउंस के एग्जाम्पशन हम लोग उतना ही निकाल रहे जितना पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, चलो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिखते जाओ। कॉम्प्यूटेशन ऑफ computation of house rent allowance computation of house rent allowance exemption computation of house rent allowance exemption under section 1013A, 10 ब्रैकेट में 13 कैपिटल ए, फॉर मिस्टर राजकुमार, फॉर ए वाई 2627। ठीक है, पर्टिकुलर्स रुपीज दो कॉलम बनाओ। अब बच्चों, अब जब हम लोग सिर्फ एग्जाम्शन निकाल रहे हैं, ठीक है, तो एग्जाम्शन कैसे निकालोगे? हाउ विल यू अप्रोच बताओ? नहीं, ऐड नहीं करना है आपको, टैक्सेबल अमाउंट नहीं पूछा, आपको सिर्फ एग्जाम्शन पूछा है। अगर आपको ये पूछा था टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस बताओ, तो पहले ऐड करके फिर एग्जाम्शन माइनस करते थे। हमें सिर्फ एग्जाम्शन कितना हो पूछ रहा है। एग्जाम्शन तो 3 चीजों का लिस्ट होता है। क्या, कौन सा कंडीशन? लोअर ऑफ द 3, ठीक है। बट देखो ये एक तरीका हो सकता है, दूसरा एक और तरीका, बेसिकली क्या करना है बता रहा हूं। अगर आप तीनों पे लिखोगे ना, तीनों कंडीशंस क्या है? HRA रिसीव, रेंट पेड माइनस 10% सैलरी, 40% सैलरी। ठीक है, यहां पे आपकी गाड़ी अटकेगी। क्यों? आपको सैलरी निकालना पड़ेगा, सैलरी का अलग से वर्किंग नोट बनाओगे। बेटर थिंग टू डू इज फर्स्ट कैलकुलेट सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्शन एंड देन राइट की ये तीनों चीजों का लिस्ट है। ठीक है, अब मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखो। कैपिटल ए, पर्टिकुलर्स रुपीज लिखा, कैपिटल ए लिखो। कैपिटल ए आगे लिखना सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्शन, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्शन। Why are we writing like this? सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्शन क्यों लिखा है? क्योंकि सिर्फ एग्जाम्शन के लिए सैलरी का डेफिनेशन है ना। एचआरए के एग्जाम्शन में सैलरी वर्ड जो आया उसका मीनिंग ऐसा है। ठीक है, अंडरलाइन करो पूरा। नंबर 1, इसमें क्या क्या आता है बताओ पहले? बेसिक सैलरी आएगा? नहीं, ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, नॉर्मली ये सैलरी में क्या क्या आता है? बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इफ इट इज फॉर्मिंग पार्ट of salary for retirement benefits, and number 3 commission if it is fixed percentage or turnover। ठीक है, ओके, वहां पे अब लिखो अंडरलाइन करके बेसिक पे। क्वेश्चन में जैसे लिखा है वैसे लिख रहे हैं हम लोग। बेसिक पे विच इज इक्वल टू 40,000 इंटू 12, 40,000 इंटू 12, इनर कॉलम में 4,80,000। उसके नीचे नंबर 2, अब आप डियरनेस अलाउंस लिखोगे या डीए लिखोगे? डीए लिख सकते हैं, क्वेश्चन में लिखा है डीए, क्वेश्चन में जैसा हम लोग वैसे लिख सकते हैं डीए। अब डीए ब्रैकेट में कैलकुलेशन बताओ, 6,000 इंटू 12 कितना? 72,000 आया। ठीक है, नीचे देयरफॉर टोटल, अब वो टोटल बाहर के कॉलम में लिखो 5,52,000। ठीक है, एक लाइन छोड़ के कैपिटल बी,
कैपिटल बी। वहां देखो HRA एग्जम्पशन, HRA भी कब लिखना है, क्वेश्चन में लिखा है वहां पे HRA एग्जम्प्ट, यहाँ पे, ठीक है। वहां देखो HRA एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1013A, अंडर सेक्शन 1013A shall be least of the following, shall be least of the following, अंडरलाइन करो पूरा। नंबर 1, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड ब्रैकेट में लिखो कितना मिला है, 15,000 इंटू 12। इतना गलत कोई कैसे हो सकता है, 15,000 इंटू 12 कितना आएगा, इनर कॉलम में लिखना 1,80,000, 1,80,000। नंबर 2, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। कैलकुलेशन बताओ, देख लो इस तरीके से, विच इज इक्वल टू पर्टिकुलर्स बताना, एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, उसमें राउंड ब्रैकेट करो। रेंट कितना है हर महीने का, 16,000 इंटू 12 माइनस 10% इंटू 5,52,000, कितना आएगा, ठीक है। थोड़ा और फर्दर इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कितना आएगा, 1,36,800 इनर कॉलम में, लिखा। चलो नंबर 3, 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी, वहां कैलकुलेशन बताओ, 40% इंटू 5,52,000, 2,20,800, ठीक है। मान नीचे लिखो therefore exemption under section 1013A, therefore exemption under section 1013A। अब ये नंबर बाहर के कॉलम में लिखो, तीनों में से जो लीस्ट है 1,36,800। कंक्लूजन लिख दो, असेसी का नाम, असेसमेंट ईयर और HRA एग्जम्पशन। हो गया, ऑलराइट बच्चों। कंक्लूजन अगर लिख दिया, नीचे एमयू नोट लिखो। अच्छा मेरी बात, एक एक चीज सुन लो बच्चों, प्लीज लिसन। जब हम लोग है ना ग्रॉस सैलरी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, आपके पास नोट्स हैं, नोट्स में चेक करना, सबसे फर्स्ट वहां लिखा है, देख लो, ग्रॉस सैलरी का फॉर्मेट, वो जो है ना फर्स्ट पेज, वेरी फर्स्ट पेज ऑफ कलर नोट्स, वहां ग्रॉस सैलरी कैसे निकल रहे हैं, हम लोग सारे चीजों को ऐड कर रहे हैं, बेसिक अलाउंसेस परक्विजिट जो भी है, सबका टोटल करके ग्रॉस सैलरी आता है। मेरा क्वेश्चन क्या सुनो बच्चों, यहां पे ये जो कमीशन है, कमीशन, ये ग्रॉस सैलरी में आएगा क्या, ग्रॉस सैलरी में हर चीज आती है, ठीक है। बट सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ HRA एग्जम्पशन जब हम लोग निकाल रहे हैं, उसमें कमीशन तभी ऐड करना है इफ इट इज फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। बात समझी क्या मैं क्या बता रहा हूं, अभी जो मैंने सैलरी का डेफिनेशन बताया है वो ग्रॉस सैलरी का नहीं बताया है, अभी तो हम लोग HRA एग्जम्पशन के लिए जो सैलरी वर्ड है उसका मीनिंग बताया मैंने। एक बार वापस क्लियर करता, सुनो। यहाँ पे डियरनेस अलाउंस के बारे में क्या लिखा है, इधर अगर आप ध्यान नहीं दोगे, मैं पक्का बोल रहा हूं बहुत कंफ्यूजन होगा। इधर क्या बोल रहे हैं, डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स,
सपोज डीए डज नॉट फॉर्म पार्ट, ऐसा लिखा है, डज नॉट फॉर्म पार्ट अगर ऐसा लिखा है, तो भी डियरनेस अलाउंस हम लोग जब ग्रॉस सैलरी निकालेंगे तब ऐड करेंगे। वो डीए उसका हिस्सा है या नहीं, ये फर्क नहीं पड़ता है, बट जब एचआरए का एग्जम्पशन निकालते हैं तब फर्क पड़ेगा, क्योंकि एचआरए के एग्जम्पशन के लिए जो सैलरी है उसका डेफिनेशन अलग है। समझ में बात? एचआरए का जो एग्जम्पशन निकाल रहे हैं उसमें जो सैलरी वर्ड आ रहा है उसका डेफिनेशन अलग दिया है, और ग्रॉस सैलरी जब निकालते हैं उसका डेफिनेशन अलग है। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है? या एमयू नोट लिखो, चलो एमयू नोट। हाँ, दोनों भी आएगा। एमयू नोट नंबर 1, डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस एंड कमीशन dearness allowance and commission have different meanings. Dearness allowance and commission have different meanings while calculating gross salary, while calculating gross salary and HRA exemption. ठीक है, फुल स्टॉप। नंबर 2, सेकंड पॉइंट एमयू नोट्स में ही, while calculating gross salary, while calculating gross salary, comma, dearness allowance, dearness allowance is taxable, dearness allowance is taxable even if it is not forming part of salary, even if it is not forming part of salary for the purpose of retirement benefits. हाँ, वही बोल रहा हूं, अगर इस क्वेश्चन में ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए बोलते हैं तो डियरनेस अलाउंस आपको तो ऐसे ही ऐड करना है, फॉर्मिंग पार्ट रहो मत रहो, कमीशन भी ऐसे ही ऐड करना है, परसेंटेज रहो या लमसम रहो, फर्क नहीं पड़ता उसके लिए, वही उसका ही एमयू नोट है। क्या लिखा अभी आपने? इवन इफ इट इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, हो गया। नंबर 3, ऑल्सो कॉमा कमीशन इज फुल्ली टैक्सेबल, also comma commission is fully taxable even if it is a lump sum amount, it is a lump sum amount while calculating gross salary, while calculating gross salary. बच्चों इधर ध्यान दो अभी सब लोग, ये जो अलाउंस हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक मैंने आपको सिर्फ हाउस रेंट अलाउंस का डिस्कशन थोड़ा डिटेल में बताया, ठीक है? देख लो, हाउस रेंट अलाउंस ये वाला पार्ट अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना? ना प्लीज अंडरस्टैंड बच्चों, इसमें एक सेकंड पॉइंट भी लिखा है स्पेशल अलाउंस। क्या लिखा है यहाँ पे? स्पेशल अलाउंस। इसका एक सेपरेट चार्ट बन रहा है, ये थोड़ा सा ढंग का है, यहाँ पे अगेन बहुत सारे अलग अलग अलाउंसेस और लिखे हैं, ठीक है? नाउ लुक एट दिस स्पेशल अलाउंसेस का दूसरा चार्ट, इसमें इतने सारे अलाउंसेस है, एग्जाम्पशन लर्न करना है यहाँ पे आपको, ओके? बताऊंगा आपको, डोंट वरी। ये देख लो, ये जो स्पेशल अलाउंसेस है इसमें सबसे फर्स्ट कैटेगरी जो बना है उसका नाम देख लो क्या लिखा है, अलाउंस अलाउड ऑन एक्सपेंडिचर बेसिस। सुनना मेरी बात को अच्छे से, ठीक है बच्चों? ये लिस्ट चेक कर लो, इस लिस्ट में टोटल ये जो 6 अलाउंसेस है
अगर क्वेश्चन में ये 6 अलाउंसेस में से कोई अलाउंस दिखता है तो ये क्या करोगे बताओ, फॉर्मेट बता दो बस। ये 6 कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं, ये 6 अलाउंसेस हम लोग कौन से कैटेगरी को पढ़ रहे हैं? पार्टली पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्ट वाला, ठीक है। क्या करोगे, पहले ऐड कर दो, फिर ऐड करेंगे बाद एग्जाम्शन कैलकुलेट करो और उतना माइनस कर दो, वेरी गुड, ठीक है। अब बच्चों ये अलाउंसेस में आपको एग्जाम्शन मिलता है, बट एग्जाम्शन आपको यहाँ पे अलग से कैलकुलेट नहीं करना है, क्वेश्चन में दिया जाता है आपको क्या क्या माइनस करना है वो बता रहा। सुनो, यहां लिखा है ये 6 अलाउंसेस जो है यहां पे एग्जाम्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 1014(1) रेड विथ 2WB1, ठीक है। बेसिकली 2WB1 जो ना, दिस इज द रूल, ठीक है। इसको पूरा कैसे लिखना प्रॉपरली, सेक्शन 1014(1) रेड विथ रूल 2WB1, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है, लर्न होगा बट ओवर द पीरियड, क्योंकि हम लोग बहुत बार लिखने वाले हैं इसको क्वेश्चन में, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा सुनो, ये अलाउंसेस में से कुछ भी दिखता है पहले ऐड कर दो, फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछो खुद को कि भाई जितना अलाउंस मिला है क्या उतना इसका खर्चा भी हुआ है, जितना एम्प्लॉय ने एक्चुअली उस चीज का पैसा लिया है वो अलाउंस है, और उसने उस चीज पे खर्चा किया है क्या, अगर किया है तो उतना खर्चा एग्जाम्पशन बोल के माइनस कर दो। आई गिव यू गुड एग्जांपल, सुनो देख लो। पहले यहाँ पे जो लिखा है ना बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल सिंपल वाला पिक करके बता रहा हूँ। यह एक लिखा है यूनिफॉर्म वॉशिंग या आउटफिट अलाउंस। कोई बता सकता है वैसे इसका मीनिंग क्या है, यूनिफॉर्म या वॉशिंग या आउटफिट अलाउंस मतलब क्या बच्चों? कुछ कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं, द नेचर ऑफ द जॉब इज सच कि उनको यूनिफॉर्म पहनना ही पड़ता है, ठीक है। कोई हाँ आर्मी में हो गया है ना, या फिर कोई पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, राइट। इनफैक्ट उसके अलावा भी प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी जगह पे आपको यूनिफॉर्म मेंटेन करना पड़ता है, जैसे कि कोई ड्राइवर है उसको यूनिफॉर्म दिया है ना, या फिर हमारे बीसी का स्टाफ भी अगर हमने उनको टी शर्ट्स दी बीसी को, उनको वही पहन के आना है, जो भी है यूनिफॉर्म मेंटेन करना पड़ता है। हाँ, एयरलाइंस का हो गया, होटल इंडस्ट्री में होता है, बहुत जगह होता है, पेट्रोल पंप पे बहुत सारे एम्प्लॉइज यूनिफॉर्म में होते हैं, राइट। उनको यूनिफॉर्म मेंटेन करना है ना, प्लीज अंडरस्टैंड क्या बता रहा हूं बच्चों। यूनिफॉर्म को मेंटेन करने के लिए, क्लीन रखने के लिए अलग से उसको हर महीना यूनिफॉर्म अलाउंस मिल रहा है, ठीक है। मान लो यूनिफॉर्म अलाउंस मिला है हर महीने 2000 रुपए पर मंथ, तो इंटू 12 करो, कितना हो गया 24,000 उसको पूरे साल का यूनिफॉर्म को मेंटेन करने के लिए मिला है, ठीक है। क्या करोगे, इसका पहले ऐड कर दो, इतना ऐड हो गया। अब इसमें से लेस करो एग्जाम्शन, एग्जाम्शन 1014(1) में आपको कितना मिलता है, आंसर इज जितना एक्सपेंडिचर किया है। अब इमेजिन करो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से पैसा ले तो लिया यूनिफॉर्म को मेंटेन करने का 24,000, बट इमेजिन दिस कि उसका खर्चा उसने यूनिफॉर्म मेंटेन करने में बहुत कम किया है, से उसने 10,000 रुपए का खर्चा किया साल भर में यूनिफॉर्म को मेंटेन करने का, तो जितना खर्चा किया है उतना खर्चा वो एक्सपेंस जो उसने किया है एग्जाम्शन उतने का मिल जाएगा। बेसिकली 24,000 मिला, बट उसका खर्चा कितना हुआ, 10,000 का ही हुआ। कैन बी से उसने एम्प्लॉयर से ज्यादा लिया है, तो ज्यादा लिया तो भाई टैक्स भी पर उस पर, वो तेरा इनकम हो गया, वो बेनिफिट हो गया ना तेरा। नेट बेनिफिट कितना हो गया, 24,000 लिया तूने यूनिफॉर्म को मेंटेन करने का पैसा, बट तूने वो यूनिफॉर्म पे खर्चा तो सिर्फ 10,000 का ही किया है। तो यहाँ पे लॉ बोल रहा है अलाउड ऑन एक्सपेंडिचर बेसिस, तो इतना जितना खर्चा हुआ है उतना एग्जाम्शन मिल जाएगा, बैलेंस अमाउंट इज गोइंग टू बी टैक्स्ड। कितना हो गया बैलेंस अमाउंट, इस एग्जांपल में 14,000 टैक्सेबल होगा। क्वेश्चन में देंगे आपको खर्चा कितना किया है, ज्यादा सोचो मत, ठीक है। जितना मिला ऐड कर दो, जितना खर्चा हुआ माइनस कर दो, वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दी ओनली पॉइंट इज यू विल हैव टू रिमेंबर ये 6 अलाउंसेस के लिए ही ऐसा ट्रीटमेंट करना है। कौन से 6 अलाउंसेस है देख लो। फर्स्ट क्या लिखा है, ट्रैवल टूर या ट्रांसफर अलाउंस, सेकंड लिखा है कन्वीनियंस अलाउंस, थर्ड लिखा है हेल्पर अलाउंस, फोर्थ लिखा है यूनिफॉर्म अलाउंस, फिफ्थ लिखा है एकेडमिक रिसर्च या ट्रेनिंग अलाउंस, एंड लास्ट लिखा है डेली अलाउंस। सुनो, इसमें से जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो नाम पढ़ते ही समझ रहा है वो बताता हूं पहले। ये वाला यूनिफॉर्म अलाउंस इजी है, अभी बताया मैंने, ठीक है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज हेल्पर अलाउंस? घर में मेड वगैरह वो नहीं होता, वो सर्वेंट अलाउंस होता है, दिस इज डिफरेंट। हेल्पर अलाउंस अलग है। कभी कभी कुछ जॉब का नेचर ऐसा होता है कि वो जॉब के लिए मैं एम्प्लॉयर को बोल रहा हूं सर एक काम के लिए मेरे को मेरे हाथ के नीचे 2-3 असिस्टेंट चाहिए। एम्प्लॉयर बोल रहा है बिल्कुल बिंदास, तू जिसको असिस्टेंट रखना चाहते हैं रख। फिर एम्प्लॉय बोलता है सर उनको पगार मैं मेरे जेब से दे रहा हूं, तो आप मेरे को उसका अलाउंस दे दो। तो हेल्पर अलाउंस इस तरीके से मांगा जा रहा है। कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एम्प्लॉय बोल रहा है, एम्प्लॉय थोड़ा सीनियर लेवल पे है और उसने हेल्पर रखा है,
तो हेल्पर का अलग से वो अलाउंस मांग रहा है, समझ में आई बात, हेल्पर अलाउंस। अच्छा, नेक्स्ट लिखा है एकेडमिक रिसर्च ऑब्लिक ट्रेनिंग अलाउंस। एनीवन हु वांट्स टू ट्राई दिस, व्हाट इज एकेडमिक और रिसर्च और ट्रेनिंग अलाउंस? रिसर्च कर रहा है कौन? कोई साइंटिस्ट है? अच्छा, एम्प्लॉई के हो? अच्छा, एम्प्लॉय रिसर्च कर रहा है, पॉसिबल? उसने कोई कोर्स किया, एम्प्लॉय कोई कोर्स कर रहा है? इज इट पॉसिबल एम्प्लॉय कोई कोर्स कर रहा है? बच्चों आई कैन गिव यू मल्टीपल एग्जांपल, सुनो अच्छे से। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए बन गया, वो नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय है। अब उसका एम्प्लॉयर उसको बोल रहा है एक काम करो कि ईआरपी का एक कोर्स है, वो कोर्स आप कंप्लीट करो, ठीक है, बिकॉज वो कोर्स का जो नॉलेज है वो आपको बहुत काम में आएगा जॉब के लिए। तो ईआरपी का कोर्स सीख रहा है कौन? एम्प्लॉय। इन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट उसने एक नया कोर्स सीखा है ना, मतलब वो जॉब करते करते सीख रहा है, ओके, रिसर्च कर रहा है, एकेडमिक या ट्रेनिंग अलाउंस के लिए वो उसके एम्प्लॉयर से अलग से पैसा मांग रहा है। आपको बात समझ में आ रही है कि मैं क्या बता रहा हूँ? ये भी हो सकता है क्या कि एम्प्लॉय सीए है, अब वो सीएफए के कुछ और प्रिपरेशन कर रहा है, और सीएफए का प्रिपरेशन करके एम्प्लॉय ज्यादा क्वालिफाइड हो जाएगा और ज्यादा बेटर वे में काम कर सकता है, तो उसके लिए वो अपने एम्प्लॉयर से पैसे मांग रहा है एकेडमिक या रिसर्च या ट्रेनिंग अलाउंस करके, ठीक है। तो इसका वो अलग से अलाउंस मांग रहा है। क्या करोगे, पहले ऐड करो, फिर जितना खर्चा किया वो कोर्स के लिए उतना माइनस कर दो। क्लियर? ठीक है। अच्छा बच्चों, अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री, यहां पे और तीन चीजें लिखी है। एक लिखा है ट्रैवल अलाउंस, फिर लिखा है कन्वीनियंस अलाउंस, और फिर लिखा है डेली अलाउंस। काफी कंफ्यूज करेगा ये, ओके, इसलिए क्या करना है, यहां पे नीचे इसका मीनिंग लिखा है, ओके। सो एक एक हम लोग पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट लिखा है ट्रैवलिंग अलाउंस। क्या लिखा है? ट्रैवलिंग अलाउंस, ओके। देख लो यहां क्या लिखा है, एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ऑन ट्रांसफर। एक्सप्लेनेशन देख लो, अलाउंसेस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल और ट्रांसफर, क्या बोल रहा है, इंक्लूड्स एनी सम पेड इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स ऑन सच ट्रांसफर। मतलब मैं वहां पे बच्चों आपको ये वाले नोट्स नहीं मिले ना? अच्छा, क्या बोलो अभी, किशन मामा रॉक्स। अभी अभी देख लो यहाँ पे एग्जैक्टली मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। बच्चों इमेजिन करो कि मैं मुंबई में हूँ और मेरा जॉब भी वही है। मेरा एम्प्लॉयर मेरे को बोलता है कि अभी आपका हम पोस्टिंग कर रहे हैं पुणे, ठीक है। कुछ जॉब का नेचर ऐसा होता है, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स आपने देखे होंगे, उनको उनके जॉब की वजह से बहुत जगह सिटीज चेंज करते रहने पड़ते हैं, राइट। अब मेरा बॉस मेरे को बोल रहा है कि अभी तक आप मुंबई में काम कर रहे थे, बट अब आपको परमानेंटली शिफ्ट हम लोग कर रहे हैं पुणे, शिफ्ट हो गया वो पुणे। अब आपको क्या लगता है, इज इट वेरी इजी टू शिफ्ट द एंटायर फैमिली फ्रॉम मुंबई टू पुणे? क्या करना पड़ेगा उसको, उसको क्या खर्चा होगा, और उसका जो बेसिकली पूरा घर का सामान भी वो शिफ्ट कर रहा है, उसका वो अलाउंस मांग रहा है। दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर और टूर और ट्रैवल अलाउंस। बात समझ में आई कि आपको मैं क्या बता रहा हूं? यहाँ लिखा है जो भी पैकेजिंग का खर्चा है, जो ट्रांसफर करने का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स। पर्सनल इफेक्ट्स में क्या आएगा, उसका घर का पूरा सामान, टीवी, फ्रिज वगैरह सब, जो ये मूवर्स एंड पैकर्स जो होते हैं ना, उसका जो खर्चा है, काफी हैवी खर्चा हो सकता है ये, तो वो अपने एम्प्लॉयर से इसका अलाउंस मांग रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके चलो। सेकंड लिखा है कन्वीनियंस अलाउंस। क्या लिखा है? पढ़ते कुछ भी गेस मत करो, क्योंकि यहां पे बहुत अलग कुछ लिखा है, देख लो। एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कन्वीनियंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ एन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब आने जाने का खर्चा नहीं है, दिस इज नॉट आने जाने का खर्चा। बच्चों लेट्स डू वन थिंग, डेली अलाउंस पढ़ते हैं तो आपको क्या, आप बेटर वे में सोच सकते हो, है ना, मतलब उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं बचेगा। सो यहां लिखा है डेली अलाउंस, ओके। ये देख लो, एनी अलाउंस वेदर ग्रांटेड ऑन टूर और फॉर पीरियड ऑफ जर्नी इन कनेक्शन विथ ट्रांसफर टू मीट द ऑर्डिनरी डेली चार्जेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉई ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी। पहले ये गेस करो, चलो आराम से सोचो। क्या बोला है? एक्स्ट्रा काम दिया है। आई गिव यू गुड एग्जांपल। ऑफिस आने जाने का नहीं है ये, नहीं है। लिसन, इज इट पॉसिबल, सेकेंड केस, मैं मुंबई में हूं, अब मेरा जॉब मुंबई में है, ठीक है, बट मेरा बॉस मेरे को बोलता है यार कुछ दिन के लिए तेरे को 15 दिन के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा कुछ काम करने के लिए।
ठीक है। तो ऑफिस के काम के चक्कर में मेरे को 15 डेज दिल्ली में जाना पड़ रहा है, तो दिल्ली में मेरा जो डेली खर्चा जो हुआ है उसका मैं अलाउंस मांग रहा हूं। इसमें और ये फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या फर्क है, ट्रैवलिंग अलाउंस और इसमें? अरे मैं तो शिफ्ट हो गया फर्स्ट केस में, तो पूरा फ्रॉम मुंबई टू से पुणे, ठीक है, और मुंबई से मैं जॉब चेंज नहीं कर रहा हूं, मतलब मेरा प्लेस चेंज नहीं हुआ है, ऑफिस के काम के चक्कर में मेरे को दिल्ली जाना पड़ रहा है, और 15 डेज के लिए मेरा जो खर्चा हुआ है डेली बेसिस पे जो मैंने खर्चा किया है वो मैं बाद में बेसिकली अलाउंस बोल के ले रहा हूं उनसे। समझ में आया कि मैं क्या बता रहा हूं बच्चों? आर यू गेटिंग द पॉइंट? उसका मेरे को अलाउंस मिल रहा है मेरे बॉस से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज डेली अलाउंस। यहाँ लिखा है ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी। व्हाट इज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी? मुंबई। बट वो वहां नहीं है ना, वो कहाँ है? ही इज एब्सेंट फ्रॉम हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी, ही इज देयर इन दिल्ली फॉर 15 डेज। तो 15 दिन का जो भी उसका खर्चा है, जो भी उसके डेली एक्सपेंसेस वहां हुए, वो सब वो वहां से रिकवर करेगा। हाँ, पुणे से मुंबई आ गया, वो अलग हो गया, दैट इज डिफरेंट। ये देख लो यहाँ लिखा है, वो अलग इसमें आएगा, यहाँ इस कैटेगरी में नहीं आएगा। एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कन्वीनियंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ एन ऑफिस। ये क्या हो सकता है? एनी गेसेस? कन्वीनियंस अलाउंस? हाँ बच्चों, कन्वीनियंस अलाउंस आई एक्सप्लेन, सुनो। मुंबई में है, इज इट पॉसिबल मुंबई में वो घर से ऑफिस पहुंच गया, अब ऑफिस से उसको क्लाइंट प्लेस पे जाना पड़ रहा है। ऑफिस से कहां जा रहा है? क्लाइंट प्लेस पे। अरे वी यूज टू डू दिस अ लॉट आर्टिकलशिप डेज में, ठीक है। मतलब निकले घर से, ऑफिस पहुंच गए, ऑफिस पहुंचने के बाद क्लाइंट प्लेस बहुत दूर है, वो क्लाइंट प्लेस में जाने का मेरा खर्चा जो है मैं ऑब्वियसली मेरे बॉस से रिकवर करूंगा, है ना। इमेजिन दिस, उसका घर बहुत नजदीक है उसके ऑफिस से, घर से ऑफिस पहुंच गया, बट ऑफिस से अब उसको कहीं दूर भेजा जा रहा है, क्यों? क्योंकि क्लाइंट का जो ऑफिस है बहुत दूर है और वहां जाके कुछ काम उसको करना पड़ रहा है, उसका जॉब का नेचर ही ऐसा है। तो क्लाइंट प्लेस तक जो जाएगा उसका जो खर्चा है दैट इज कवर्ड अंडर कन्वीनियंस अलाउंस। समझ में आया क्या? उसको कन्वीनियंस ही बोलते हैं अगर वो अप डाउन कर रहा है तो। क्लाइंट प्लेस, ऑफिस से क्लाइंट प्लेस पे गया तो इट इज कन्वीनियंस अलाउंस। बट अगर सपोज इमेजिन करो क्लाइंट का प्लेस बहुत दूर है और वहां पे रुक रहा है वो दूसरे प्लेस पे बहुत दिन तक, तो डेली अलाउंस होगा। डिपेंड करता है वो, उसका नेचर क्या है। बट फॉर ऑल अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस बच्चों, इसमें ज्यादा अगर आपको डिफरेंस क्लियर भी नहीं हुआ तो भी उसका ट्रीटमेंट टैक्स पर्पसेस के लिए तो वही है ना। एक बार वापस बता रहा हूं, सभी लोग देख लो, हाँ तो मतलब पोटैटो पोटोटो, अपना ट्रीटमेंट तो वही करना है ना। ट्रैवल टूर ट्रांसफर अलाउंस एक ही कैटेगरी है, अलग अलग नाम है इसके। कन्वीनियंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, डेली अलाउंस, ये जितने भी अलाउंसेस है ये कौन से कैटेगरी में आ रहा है? एक्सपेंडिचर बेसिस पे एग्जाम्शन मिलेगा। मतलब ऐसे अलाउंस क्वेश्चन में दिखते हैं, पहले ऐड करो फिर खुद को पूछो खर्चा कितना किया, जितना खर्चा किया वो माइनस कर दो। व्हाट इज द सेक्शन? 10 14 1 रेड विथ रूल 2BB1। देख लो कैसे लिख रहे हो, वैसे ही लिखना है आपको हर क्वेश्चन में, ठीक है। इजी है। इसमें 6 अलाउंसेस आते हैं, कौन से 6? थोड़ा बताओ। ट्रैवल, कन्वीनियंस, डेली, यूनिफॉर्म, हेल्पर, एकेडमिक, इतने 6 अलाउंसेस आते हैं। ओके चलो बच्चों, अब ये हो गया, यहां बाजू में आ जाओ। यहां क्या लिखा है? अलाउंस हुज अमाउंट इज फिक्स्ड। मीनिंग क्या है? सुनो, ये नीचे जो अलाउंसेस अभी मैं आपको जो सिखा रहा हूं, पहले ऐड होगा फिर एग्जाम्शन कितना माइनस करना है इन्होंने बोल दिया, वो नंबर उतना माइनस करना है, खत्म। वो नंबर लर्न करना है, ठीक है। जैसे कि अच्छा इसका सेक्शन क्या है? यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 है बस। 10 14 2 रेड विथ, दिस इज अगेन रूल, ये रूल है। कौन सा रूल? रूल 2BB2। ओके अच्छा आ जाओ। नंबर 1 फर्स्ट क्या लिखा है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। एक्सप्लेन दिस। बच्चों की पढ़ाई करने का खर्चा, ठीक है। अलाउंस मिल रहा है यार, मतलब पैसे मिले उसको बच्चों के एजुकेशन के फंडिंग के लिए, मतलब बच्चों के एजुकेशन को फंड करने के लिए अलग से वो पैसा ले रहा है। लिसन केयरफुली, सुनो सभी लोग, इसमें आगे एक दो चीज और आएगी इसलिए पहले से क्लैरिफाई करता हूं। इमेजिन करो स्कूल एम्प्लॉयर की खुद की है और एम्प्लॉयर के स्कूल में एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ रहे हैं, अलाउंस नहीं परक्विजिट है। केयरफुल रहो थोड़ा, ठीक है। अलाउंस क्या होता है? पैसा दिया है, ठीक है, एजुकेशन के लिए अलग से पैसा मांग लिया, ओके। अच्छा अगर ऐसा कुछ होता है
तो क्या करोगे पता है, जितना मिला अमाउंट ऐड कर दो, एग्जाम्शन दोगे सिर्फ 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, मैक्सिमम मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ठीक है बच्चों, इमेजिन करो कि से 10-11 बच्चे एम्प्लॉय के, दो ही बच्चों का एग्जाम्शन देना है, मैक्सिमम कितना, दो बच्चों का मिलता है, कितना अमाउंट कितना है, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। कैन यू टेल मी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जाम्शन इधर कितना जा सकता है, साल भर का बताओ ना यार। 2400, उससे ज्यादा नहीं जा सकता है, क्लियर है, बहुत कम हो गया। हाँ इसके ऊपर मैं थोड़ा डिस्कशन कर रहा हूं, एवरीवन प्लीज लिसन। मुन्ना बच्चों एक चीज बताओ, क्या ये बहुत चिल्लर है क्या, अरे बहुत ही कम है क्या? अब इसमें एक प्रॉब्लम है, बता दो सुनो, ये जो हेड है ना बच्चों, हेड ऑफ इनकम सैलरीज, इससे रिलेटेड एक बेसिक प्रॉब्लम क्या पता है, ये नंबर आप बिल नहीं करोगे। जब मैं खुद पढ़ रहा था टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, जब मैं सीए इंटर में था, तब भी ये नंबर वही था, 100 रुपए। तब से लेके अभी तक ओवर द इयर्स मैं इतने सालों से पढ़ा भी रहा हूं, ठीक है, और मैं जब पढ़ रहा था तब का नंबर है 100 रुपए, अब भी वही है। इट मींस गवर्नमेंट ने नंबर को चेंज नहीं किया, चेंज करना चाहिए कि नहीं, है ना? ओवर द इयर्स इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो गया, और मेरे भी बहुत पहले से वो 100 रुपए से नहीं था। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, ये जो हेड ऑफ इनकम है ना, इसमें बहुत कम अमेंडमेंट्स किए उन्होंने, चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए तो सैलरीड क्लास के लोग बहुत नाराज है, चिल्लर चिल्लर ऐसे ऐसे एग्जामिनेशन है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे, बट जो नंबर है वो है, हमें तो वो लर्न करना है भाई, जो हम लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काम में आएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। बच्चों एजुकेशन से ज्यादा हॉस्टल का रहने का खाने पीने का खर्चा ज्यादा होता है, तो हॉस्टल अलाउंस इन्होंने 3 टाइम्स कर दिया, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट बहुत दयालु है, तो 300 रुपए दे रहे हैं एग्जाम्शन, 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट कितना हो जाएगा, 2400 इंटू 3, 7,200। क्लियर है? अच्छा अब ये देख लो थर्ड पॉइंट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू ब्लाइंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड डम डेफ। रुको रुको, ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहीं सुना सुना है लग रहा है क्या? ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहां देखा था? फुल्ली टैक्सेबल में। पेजेस मत पलटाओ, नोट्स ही नहीं मिले, पेजेस क्या पलटा रहे हो? अच्छा सॉरी सॉरी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस किधर आता है? फुल्ली टैक्सेबल। इफ यू आर नॉट प्रोवाइडेड विथ एनीथिंग, क्वेश्चन में सिर्फ लिखा है कि एक नॉर्मल एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, वो फुल्ली टैक्सेबल है, ओके। अच्छा व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस? अब ये देखो, अब इसका मतलब आने जाने का खर्चा, फ्रॉम ऑफिस टू घर, घर से ऑफिस, कहीं भी नहीं, ठीक है। अच्छा बच्चों इसमें एक तो चीज और होती है, एवरीवन प्लीज लिसन, सुनो, इसमें वो भी खर्चे आएंगे बहुत बार, नेचर ऑफ जॉब ऐसा होता है कि एम्प्लॉई जो है उसको से कोई ड्राइवर है ना, उसका नेचर ऑफ जॉब ही ऐसा है कि उसको बहुत बार सिटी से बाहर रहना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ जॉब, तो वो भी अलाउंस इसमें आता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कवर होता है वो। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सुनना अच्छे से बच्चों, ये देख लो, ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर क्वेश्चन में आया तो आपको डायरेक्टली फुल्ली टैक्सेबल करना है, बट अगर क्वेश्चन में उन्होंने क्लियरली प्रोवाइड किया है कुछ और डिटेल, ये बोल रहा है कि सपोज ब्लाइंड है एम्प्लॉय, या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, या डम डेफ है, ठीक है, तो वहां पे कितना आएगा, 3200 पर मंथ हो जाएगा। कितना हो जाएगा एग्जाम्शन का अमाउंट? 3200, ठीक है। अच्छा बच्चों ये एक्चुअली जो ड्राइवर का वाला पॉइंट था ना, वो नीचे नीचे वाला पॉइंट है, देख लो क्या लिखा है, अलाउंस टू एम्प्लॉय वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम to meet his personal expenditure during his duty to another place. Basically this was the example, ये कोई ड्राइवर है, ठीक है, और बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ जॉब उसको कहीं और रुकना पड़ रहा है, तो वो भी सिमिलर टाइप का है, बट इसको अलग कैटेगरी में उन्होंने पुट किया, और ये बोल रहे हैं कि इसको एग्जाम्शन मिलेगा 70% ऑफ सच अलाउंस। कितना? जितना भी मिला है उसका 70%, ओके। और इसमें मैक्सिमम लिमिट भी दिया है, सीरी लिमिट 10,000 हर महीने का, बट ये स्पेसिफिकली किसको है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रह रहे हैं। कोई यहां पे एग्जांपल दो ना मेरे को, अच्छा सिर्फ ड्राइवर एक एग्जांपल नहीं यार, और कुछ एग्जांपल हो सकता है बच्चों। अगर सपोज कोई एविएशन कंपनी में जो क्रू मेंबर्स जो होते हैं, है ना, उनका जॉब काफी चैलेंजिंग होता है, ठीक है, से कोई एयर होस्टेस है या कोई पायलट है, उनको क्या करना पड़ता है, उनको बहुत बार दूसरे सिटीज में ट्रैवल करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ जॉब, उनको रैंडम आवर्स पे कहीं पे भी रुकना पड़ता है,
उनका स्टे कहीं पे भी होता है, तो बिकॉज ऑफ दैट उनके जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है ना, ड्यूरिंग ड्यूटी टू अनदर प्लेस, तो इनके काफी खर्चे हो सकते हैं। जितना उनको अलाउंस मिला उसमें से 70% एग्जाम कर दो, बट उसका मैक्सिमम लिमिट है कितना, 10,000 हर महीने का, उससे ज्यादा आप नहीं उसमें एग्जामेशन दे सकते हो। ठीक है। और लास्ट एक और कैटेगरी है स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस। लिसन टू माय वर्ड्स, थोड़ा सुन लो अच्छे से बच्चों। स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस क्या होता है, बहुत बार एम्प्लॉय का बेचारे का पोस्टिंग ऐसे एरिया में किया जाता है जहां पे ज्यादा एक्सेस नहीं है, खाने पीने की चीजें इजीली अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, कोई ट्राइबल एरिया में उसको शिफ्ट कर दिया। क्यों शिफ्ट करेंगे? से इमेजिन करो कि वो इलेक्शन कमीशन का एम्प्लॉय है, ठीक है, और वहां पे इलेक्शन करवा रहा है वो, ओके, तो उसको कोई भी एरिया में, रैंडम एरिया में पोस्टिंग हो सकता है उसका, राइट? तो शेड्यूल एरियाज में है, एजेंसी एरियाज में है, ये गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफाइड स्टेट्स का लिस्ट बनाया, ये सारे एरियाज में अगर आपका पोस्टिंग होता है तो वहां पे जो अलाउंस मिला उसमें से 200 रुपए हर महीने का आपको एग्जामेशन मिलेगा। ये सारे एग्जामेशंस काफी पुराने हैं, इसमें बहुत रेयरली चेंजेस किए गवर्नमेंट ने। दैट्स वाई आपको लगेगा ये बहुत चिल्लर चिल्लर एग्जामेशन मिल रहा है, बट जो है वो है, वही लर्न करना पड़ेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बताओ क्या है ना, पता? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होता है, 1 चाइल्ड होता है, 2 चिल्ड्रन होता है। सेकेंड इज चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, ठीक है, कितना है, 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ब्लाइंड या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, कितना हो गया, 3,200 हर महीने का। और वो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करते हैं एम्प्लॉइज, 70% एग्जाम कर दो, सीलिंग लिमिट 10,000 का है। और जो बहुत ही रिमोट एरियाज में जाके काम कर रहे हैं उनको कितना है, 200 रुपए पर मंथ, इजी है। अच्छा, एक और चीज बता रहा हूं, मॉड्यूल निकाल के अगर देखोगे तो मॉड्यूल में इसके अलावा और बहुत कुछ अलाउंसेस लिखे हैं जो लर्न करना पड़ेगा, बट मैंने जानबूझ के नोट्स में वो कवर नहीं किया है। सिंपल रीजन है कि भाई इतना भी अगर आप लर्न कर लोगे ना तो एग्जाम में यही चीजों पे वो घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, इट इज अप टू यू, इफ यू वांट टू लर्न यू कैन लर्न। टैक्स बहुत बड़ा है वैसे भी, आपकी मर्जी है, आपको और एक्स्ट्रा लर्न करना है आप कर सकते हो, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है इसके ऊपर इंस्टीट्यूट नहीं पूछती है। ठीक है। अच्छा बच्चों, हैविंग सेड दिस, अभी सभी लोग एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन 2, बताओ, इतना ही क्वेश्चन है, इतना ही है। अरे पढ़ के बताओ यार आंसर। हाँ बोलो। मिस्टर श्रीकांत हैज 2 sons. He is in receipt of children education allowance of 150 per month for his elder son and 70 per month for his younger son. 2 बच्चों का उसको अलाउंस मिल रहा है, एक का 150 मिला और एक का 70 रुपीज मिला। बोथ हिज सन्स आर गोइंग टू स्कूल। ही ऑल्सो रिसीव्स द फॉलोइंग अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस। बताओ क्या होगा? पहले आप मेरे को बताओगे कि एग्जाम्शन कितना मिलेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ये एक्सपेंडिचर बेसिस पे मिलता है, अमाउंट फिक्स है। सेकेंड वाला ब्रांच, ठीक है, सेक्शन कौन सा है, 1014(2) रेड विथ रूल 2BB2। ठीक है, ओके, बताओ इसमें कितना मिलता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, 2 ही बच्चे हैं इसके। ठीक है, तो आपको क्या करना, आप देखो, ओके। और ये भी बताओ ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे क्या करोगे? ट्रांसपोर्ट अलाउंस तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, फुल्ली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जाम? पार्टली टैक्सेबल में नहीं आता, ये फुल्ली टैक्सेबल है। वो ब्लाइंड, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप या डम डेफ को एग्जाम्पशन मिलता है, वही तो बता रहा हूं सुबह से, पूरा टैक्सेबल है। ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 रुपए का एग्जाम्पशन मिलेगा। तो बताओ ना यार, सब कुछ बहुत ईजी है, खटाखट करो, फटाफट बताओ। एक आंसर है 25,800। 26 क्या रहता, 2640 बस। अच्छा, 25,200,
25,440। आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर तुम लोग करोगे तो मेरे को लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के आंसर अब मैच हो जाएंगे। ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 150 रुपए एल्डर सन को मिला और 70 रुपए यंगर सन को मिला। क्या है एग्जामिशन का अमाउंट? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। तो ये 150 है, इसमें से 100 रुपीज आप माइनस कर दो, तो 50 × 12 कितना मिलेगा? 600 टैक्सेबल होगा। और ये 70 मिला है, मिला ही 70 है, आप एग्जाम्पशन 100 का कैसे दे सकते हो? जो स्टूडेंट्स ने अगर ऐसा किया 150 + 70 × 12 -2400, उनका गलत हो गया आंसर। एग्जाम्पशन 2400, मैंने आपको क्या पूछा था, मैक्सिमम कितना मिल सकता है? अरे भाई जब अलाउंस 70 रुपए का मिला, आप उसमें से 100 रुपए माइनस कर रहे हो क्या? एग्जाम्पशन कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट यू हैव रिसीव्ड। समझा क्या? जब मिला ही है 70 रुपए, इसमें से आप 100 रुपए माइनस मत करो, इसमें से 70 ही माइनस होगा, और ये 150 में से 100 माइनस होगा, तो ये 0 हो गया और ये 600 हो गया, है ना। बाकी तो आपका 1800 × 12, और ये 500 - 200, 300 × 12, तो आपका आंसर आएगा 25,800। दिस इज द राइट आंसर। क्या नहीं समझा? मैंने क्या किया? अच्छा तुम लोगों ने किया, समझ में आ गया मिस्टेक। ठीक है बच्चों, इसको लिखते हैं, चलो राइट ऑन। कंप्यूटेशन ऑफ taxable allowances, computation of taxable allowances in the hands of Mr. Shrikant for AY 26-27। ठीक है, पर्टिकुलर्स एंड मेक 2 कॉलम्स, इनर एंड आउटर, रुपीज रुपीज, फुल पेज ड्रॉ कर लो। ओके चलो, पर्टिकुलर्स में कौन? नंबर 1, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अंडरलाइन, उसमें लिखो स्मॉल a, एल्डर सन, अंडरलाइन करो। नीचे लिखो अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड, वहां कैलकुलेशन बताओ पर्टिकुलर्स में, 150 × 12, इनर कॉलम में कितना आएगा? 1800। उसके नीचे लेस एग्जाम्पशन, अंडर सेक्शन, ये देख लो, अंडर सेक्शन 10, 14 2, रेड विद रूल 2BB2। पर्टिकुलर्स में लिखना है, रुपीस तक मत चला जाना लिखते लिखते। लिखा? तो एग्जाम्पशन कितना मिलता है? 100 रुपए का मिलता है। इसको मिला कितना? 150 का मिला, तो 100 रुपए का हम लोग ले सकते हैं, स्कोप है माइनस करने का, है ना। तो वहां पे कैलकुलेशन बताओ, विच इज इक्वल टू 100 × 12, 1200 माइनस कर दो, बाहर कितना आएगा? 600। लिखा क्या? ये हो गया आपका स्मॉल है, उसके नीचे लिखो स्मॉल बी, यंगर सन, यंगर सन, अंडरलाइन करो। वहां लिखो अमाउंट रिसीव्ड,
अमाउंट रिसीव्ड विच इज इक्वल टू 70 इंटू 12, पर्टिकुलर्स में कैलकुलेशन बता दो, 70 इंटू 12, इनर कॉलम में कितना आएगा 840, उसके नीचे लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन, सेम वही सेक्शन रिपीट करो, 10 14 2 रेड विथ रूल 2 डबल पी 2, ठीक है। और बच्चों कितना माइनस होगा जब मिलाएंगे 70, यू कैन नॉट डिडक्ट 100 फ्रॉम 70 यार, ठीक है। तो 70 पे हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे उसको, 70 टू 12 कर दो, फिर से 840 माइनस करो, 840 माइनस 840, डिफिकल्ट कैलकुलेशंस मस्ट बी डन ऑन कैलकुलेटर, साइंटिफिक, जीरो किया। नंबर 2, सेकेंड पॉइंट ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फुल्ली टैक्सेबल है तो, ठीक है। तो आप सीधा आउटर कॉलम में लिखोगे नंबर को, बट पर्टिकुलर्स में कैलकुलेशन शो करो, 1800 इंटू 12, बाहर रुपीस के कॉलम में 21,600। चलो नंबर 3, कैन यू डू दिस ट्राइबल एरिया अलाउंस, लिखो इनर कॉलम में 500 इंटू 12 लिखना, माइनस करोगे 200 इंटू 12, सेक्शन सेम है, 10 14 2 रेड विथ रूल 2 डबल पी 2, हाँ सेक्शन वापस लिखना है, 25,800 आंसर आएगा, कंक्लूड करो उसको। चलो